हेलो बच्चों। तो आज मैं अपना लास्ट लेक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम पे लेने जा रही हूँ। पिछली बार जो मैंने डाइजेशन बताया था आप लोगों को पूरा डिटेल में, दो बातें मैं बताना भूल गई थी, वो मैं अभी आज आपको बता रही हूँ। एक तो ये कि बाइल के बारे में बताना भूल गई थी। बाइल कहाँ से सिक्रीट होता है? लिवर से सिक्रीट होता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में और कंसंट्रेट होता है। पर बाइल की बात करें, बाइल में एक तो बाइल सॉल्ट्स होते हैं और बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल पिगमेंट्स होते हैं बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ध्यान देने वाली बात यह है कि बाइल में देर आर नो एंजाइम्स। तो बाइल का रोल क्या हुआ? बाइल का रोल है इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसका मतलब क्या हुआ? इमल्सिफिकेशन का मतलब हुआ जो लास्ट फॉर्म फैट्स का है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, मैंने आप लोगों को बताया था पिछली बार। अब ये जो है इनसॉल्युबल होता है, तो ये ऐसे अब्सॉर्ब नहीं होता। तो इसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू फाइनर ड्रॉपलेट्स, जिनको की कहते हैं मिसेल्स। और फिर ये मिसेल्स जो है, इनके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है प्रोटीन की। सपोज ये मिसेल्स हैं, तो इनके ऊपर एक कोटिंग हो जाएगी प्रोटीन की। ये तो फैटी एसिड है और ये प्रोटीन की कोटिंग हो गई, तो ये बना लेता है काइलोमाइक्रोन। तो इस फॉर्म में फिर ये, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये विलाई होते हैं, विलाई में ये लैक्टियल्स होते हैं जो लिम्फ वेसल्स होती हैं। तो अब इस फॉर्म में ये काइलोमाइक्रोन जो है लैक्टियल में एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर लैक्टियल से ब्लड वेसल में चला जाएगा। तो बाइल का क्या रोल हुआ? बाइल ने इसको मिसेल्स में कन्वर्ट किया, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, और वो मिसेल्स फिर काइलोमाइक्रोन बनाते हैं और फिर वो एब्जॉर्ब होता है। तो बाइल एज सच कोई एंजाइम तो नहीं सिक्रीट करता, लेकिन इट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और इट कंटेन बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट का नाम पता होना चाहिए, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्ड। एक बात तो मैं ये बताना भूल गई थी। दूसरा, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्रोटीन्स थे जो आए थे ड्यूोडेनम में, दे आर कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस। वो किससे हुए थे? बाय ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। ये सब कहाँ थे? पैनक्रियाज में। लेकिन ये सब जो है इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और ये सब एक्टिवेट कब होते हैं? जब इंटेस्टाइन से एक एंजाइम निकलता है एंटेरोकाइनेज। जब वो इन पे एक्ट करता है तब ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं, इनटू ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइड, एंड देन दे एक्ट अपॉन प्रोटीन। तो ये दो बातें बतानी ही रह गई थी पिछली बार डाइजेशन में। ठीक है, इतनी बात तो ये हो गई। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हम लोग वो डाइजेशन देख रहे हैं, इट इज कंट्रोल्ड बाय बोथ न्यूरल मैकेनिज्म एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। न्यूरल क्या होता है? जैसे हम लोग को कोई खाने की स्मेल आती है या साइट होती है तो उससे वाटरिंग होती है माउथ में, या हमने खाना मुंह में लिया तो उसमें सलाइवा सिक्रीट हुआ। इसी तरह से स्टमक में और इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन इज कंट्रोल्ड somehow by न्यूरल मैकेनिज्म्स। और इसके अलावा वो जो मस्कुलर एक्टिविटीज होती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, वो भी न्यूरल पाथवे से, सीएनएस हो या नर्व हो, उससे कंट्रोल होती है।
और हार्मोनल क्या होता है? जो लोकल हार्मोन्स होते हैं प्रोड्यूस बाय दैट ऑर्गन, दे अफेक्ट द डाइजेशन। तो इसलिए डाइजेशन जो है वो न्यूरल कंट्रोल में भी होता है और हार्मोनल कंट्रोल में भी होता है। अब हम एक चीज बाय द वे बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन उस पे एक आध बार आया है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है किसी फूड की। कैलोरीफिक वैल्यू होती है कि 1 ग्राम फूड को बर्न करा, कंबस्चन हुआ उसका, तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई। बट दिस इज हैपनिंग इन अ क्लोज चेम्बर, मतलब कि ये एक आर्टिफिशियली जो हो रहा है, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू। यही अगर नेचुरली हो रहा है देन इज नोन एज फिजियोलॉजिक वैल्यू। 1 ग्राम फूड का कंबस्चन होके जो एनर्जी रिलीज हुई अंडर नॉर्मल कंडीशंस, दैट इज नोन एज फिजियोलॉजिकल वैल्यू। अब हम जो खाना खाते हैं उसमें मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या होती है? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर कंबस्चन होगा, बर्न होगा, तो 4 किलो कैलोरी रिलीज होंगी। इसी तरह प्रोटीन की भी 4 होती है और फैट की सबसे ज्यादा होती है 9। कोई आप लोग नमकीन वमकीन या कोई भी पैकेट खाने का लाते हैं उस पे देखते हैं आप लोग कैलोरीफिक वैल्यू लिखी होती है क्योंकि वो क्लोज चेम्बर में होता है, पर एक्चुअली इट इज फिजियोलॉजिकल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि सपोज हमने 20 ग्राम्स चॉकलेट खाई, फिर प्रोटीन सपोज हमने 30 ग्राम दाल खाई, और हमने सपोज समोसा खाया है, उसमें भी 20 ग्राम फैट था। तो हमने कितनी कैलोरीज खाई हो, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या थी? तो क्या होगा ये? 20 इंटू 4 80, 30 इंटू 4 120, एंड 20 इंटू 9 अगेन 180। तो ये हो गया 380 किलो कैलोरीज हमने खाई अगर हमने 20 ग्राम चॉकलेट खाई, 30 ग्राम दाल खाई और 20 ग्राम समोसा खाई। तो ये कभी कभी पूछते हैं कि एक बच्चे ने ये इतना इतना ये खाया तो उसने कितनी कैलोरीज खाई, इसलिए ये कैलोरीफिक वैल्यू इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब इसके आगे यहाँ तक तो हमने करी बात डाइजेशन की। अब हम आते हैं एब्जॉर्प्शन पे। अब हमने सिंपलेस्ट प्रोडक्ट्स में तो ब्रेक कर लिया कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को। अब उनको एब्जॉर्ब होना इनटू द ब्लड स्ट्रीम, तो ये 3 तरीके से होता है। एक तो पैसिव, एक एक्टिव और एक फैसिलिटेटेड। पैसिव तो क्या होता है? जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है उसी से डिफ्यूजन हो गया। एक्टिव अगेंस्ट द ग्रेडियंट, तो इसके लिए चाहिए एनर्जी। और फैसिलिटेटेड ऐसा कि कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं उन उनकी मदद से होता है। तो ये जो शुगर होता है और जो अमीनो एसिड होते हैं, ये तीनों ही तरीके से जगह अलग अलग पार्ट्स में कहीं पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कहीं एक्टिवली, कहीं फैसिलिटेटेड। और पैसिव में एक आयन है जो फ्लोराइड आयन, वो पैसिवली एब्जॉर्ब होता है, और एक सोडियम आयन है वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो शुगर और अमीनो एसिड तो ऐसे हो गए। फैट का मैंने आप लोगों को बताया ही, काइलो माइक्रोन बन के तब वो एब्जॉर्ब होता है। तो ये बात हुई जो है एब्जॉर्प्शन की। अब जब ये एब्जॉर्ब हो गए तब इसको यूटिलाइज होना है बॉडी में टू जनरेट एनर्जी। तो पहली बात, ये पहुंच गए सेल के अंदर। अब सेल के अंदर इसको ये जो पहुंचा एब्जॉर्ब होके, अब जो ये यूटिलाइज हो रहा है फॉर जनरेटिंग एनर्जी, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन। तो 3 अलग अलग टर्म हो गए समझिए। एक डाइजेशन विच इज ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दूसरा एब्जॉर्प्शन in which these digested smaller particles are absorbed through the bloodstream, and third is assimilation। ये absorption के बाद they are utilized by the cell to generate energy।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो बेसिकली ये मेन मेन बातें हैं अबाउट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब थोड़े बहुत डिसऑर्डर्स हैं डाइजेशन से रिलेटेड, वो हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आते हैं एग्जाम में। एक होता है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। जैसा कि टर्म समझ में आ रहा है, प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी होती है। तो ये दो तरह की होती है, एक होता है मेरास्मस, एक होता है क्वाशियोर्कर। मेरास्मस में क्या होता है, प्रोटीन और एनर्जी दोनों की कमी होती है, जबकि क्वाशियोर्कर में खाली प्रोटीन की होती है, एनर्जी ठीक होता है। इसमें क्या है कि सपोज एक बेबी हुआ, उसके थोड़े दिनों बाद दूसरा बेबी होने लगा, तो मदर जो है ना ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती, तो इसलिए प्रोटीन और एनर्जी दोनों की डेफिशिएंसी हो गई। तो इसलिए ये यूजुअली लेस देन 1 ईयर में होता है। इसमें क्या होता है कि मदर का फीड देने के बजाय कोई हाई एनर्जी डाइट देने लग जाते हैं। एनर्जी तो पहुंच गई लेकिन प्रोटीन नहीं पहुंचा, तो ये इसलिए मोर देन 1 ईयर में होता है। दोनों में क्या होता है, मसल वेस्टिंग होती है, इसमें भी होती है। दोनों में मेंटल रिटार्डेशन होता है। बस फर्क क्या होता है, जैसे इसमें तो बिल्कुल प्रोटीन भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, तो थिन ड्राई स्किन हो जाएगी। इसमें क्या है, थोड़ा बहुत फैट है, इसलिए उतनी थिन स्किन नहीं होगी। तो स्किन विल बी थिन बट उतनी नहीं होगी, स्किन मॉडरेट। तो इसलिए कभी कभी पूछ लेते हैं, डिफरेंसेस भी पूछ लेते हैं, और ये भी पूछ लेते हैं ओनली प्रोटीन डेफिशिएंसी इज क्वाशियोरकर, और जो दोनों की डेफिशिएंसी है वो मेरा आसपास है, लेस देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, थिन ड्राई स्किन, एंड स्किन इज मॉडरेटली ड्राई थिन, क्योंकि एनर्जी तो है। एक तो ये हो गया प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। और थोड़ी बहुत डिजीजेस जैसे कि इन्फ्लेमेशन जीआई ट्रैक में तो होता ही रहता है, इट मे बी कॉज बाय बैक्टीरिया, वायरस, और इट मे बी कॉज बाय वर्म्स, जो कि फ्लैट वर्म भी होते हैं, उसके बाद राउंड वर्म भी होते हैं। फिर जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस में क्या होता है कि येलोइश डिस्कलरेशन होता है ऑफ आईज एंड स्किन, क्योंकि जो बाइल पिगमेंट मैंने अभी बताए थे, कौन कौन से थे बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्डिन, वो डिपॉजिट हो जाते हैं यहाँ पे। तो एक ही हो गया जॉन्डिस। फिर एक होता है वॉमिटिंग, आप लोग समझते ही होंगे, जब रिवर्स स्टमक से ईसोफेगस में आया और ईसोफेगस से ओरल कैविटी में फूड निकल आया। फिर एक होता है डायरिया। डायरिया क्या होता है, लूज स्टूल्स, मतलब इंटेस्टाइन में कम देर रहे तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गई और लूज भी है। तो इसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता ना, क्योंकि कम देर रहे इंटेस्टाइन में, तो इसलिए। इसका उल्टा है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में हार्ड स्टूल हो जाते हैं। ठीक है। और एक जनरल टर्म हो गया इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या मतलब हुआ कि बदहजमी कहते हैं हिंदी में। जैसे कि एंजाइम्स की एक्टिविटी लो हो गई, तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाया, तो देन यू में फील अनईजी। तो उसके कई सारे कारण होते हैं, स्पाइसी फूड खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, या एंजाइटी या स्ट्रेस हो गया, दैट ऑल्सो कॉजेज इंडाइजेशन। तो ये थोड़े बहुत टर्म्स हैं रिलेटेड टू एबनॉर्मलिटीज ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो रहा है, लेकिन मैं एक बार चाह रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा बड़ा सिस्टम है, कि मेन मेन वर्ड्स आप लोगों को की वर्ड्स बता दूं, जिससे कि एग्जाम के हिसाब से आप लोगों को, हम शुरू से मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी, ओरल कैविटी से शुरू करते हैं। तो टीथ में की वर्ड्स क्या है, एक तो थीकोडोंट, डाइफाइडोंट,
हेटेरोडोंट। फिर ओरल फॉर्मूला 2123, 2123 ये एडल्ट का हो गया। इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर, मोलर। और बच्चे का हो गया 2120, क्योंकि उसमें मोलर नहीं होते। और टीथ में क्या होते हैं? टेस्ट बड्स होते हैं। इसमें फिर सलाइवा के बारे में बात करें तो सलाइवा में एक लाइसोजाइम होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है। और इसके अलावा अमाइलेज होता है एंजाइम इसमें। 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर डाइजेस्टेड इन द ओरल कैविटी ओनली। ठीक है। और इसके नीचे जाएं तो हाँ, इसमें एक बॉल जैसा बन जाता है फूड का, दैट इज नोन एज बोलस। नीचे जाएं तो ईसोफेगस में मूवमेंट होता है, दैट इज नोन एज पेरिस्टालसिस। स्टमक में आए, स्टमक इज जे शेप्ड ऑर्गन। उसके 4 पार्ट्स होते हैं, नॉट गोइंग इनटू डिटेल। उसके बाद वहां पे वो चर्निंग खूब होती है, तो इट फॉर्म्स अ पेस्ट नोन एज काइम। और ये ईसोफेगस और स्टमक के बीच में गैस्ट्रो ईसोफिजियल स्फिंक्टर होता है। ठीक है। अब उसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं, वो म्यूकस या नेक सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस, पेप्टिक या चीफ सेल्स विच सिक्रीट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, और पेराइटल सेल्स विच सिक्रीट, नहीं, पेप्टिक सेल्स, सॉरी, पेराइटल सेल्स सिक्रीट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, एंड पेप्टिक सेल्स सिक्रीट पेप्सिनोजन। ठीक है। इतना स्टमक के बारे में हो गया। अब इंटेस्टाइन में आए। स्टमक में मेनली किसका डाइजेशन होता है? प्रोटीन्स का। इंटेस्टाइन में आए तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मेनली डिओडिनम इज द पार्ट जहाँ पे मेन डाइजेशन होता है, उसके मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। और स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में जो वॉल्व होता है दैट इज नोन एज पेराइटल स्फिंक्टर, अरे पाइलोरिक स्फिंक्टर। जल्दी के चक्कर में सब गड़बड़ हो रहा है। आराम से करते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो डिओडिनम में पैनक्रियाज और लिवर और कुछ डिओडिनम के एंजाइम्स, डिओडिनम और इंटेस्टाइन में जूस सिक्रीट होता है, दैट इज नोन एज सक्कस एंटेरिकस। ओरल कैविटी में थोड़ा स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है। स्टमक में तो होता ही है 1.8। इंटेस्टाइन में 7.8 होता है, थोड़ा एल्कलाइन बिकॉज ऑफ सक्कस एंटेरिकस। तो लिवर, पैनक्रियाज, इन सब के एक्शन से डाइजेशन सबसे ज्यादा डिओडिनम में होता है, और इलियम और सीकम में एब्जॉर्प्शन होता है। इलियम और जेजुनम में। सीकम तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। हाँ, एक चीज और कि क्योंकि वो बहुत पूछते हैं, तो वो ये है कि जो ये सी शेप डिओडिनम है, तो यहाँ पे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट खुलता है, और दैट इज गाइडेड बाय अ स्फिंक्टर विच इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। वो भी बहुत पूछते हैं। ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन पे आए तो उसके 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन जिसके अगेन असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलन, एंड रेक्टम। तो ये इलियम से जब सीकम में आते हैं तो यहाँ पे भी एक वॉल्व होता है, इलियोसीकल वॉल्व। सीकम में क्या होता है? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, और
इसके इसके अलावा इसमें अपेंडिक्स होता है। रेक्टम में फूड अनएब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है जब तक कि इट इज नॉट एक्सक्रीटेड थ्रू द एनस विच इज अ वॉलंटरी प्रोसेस। ये हो गया डाइजेशन के बारे में बड़ी ब्रीफली, जल्दी जल्दी में कुछ बातें वो भी गड़बड़ हो जाती है। एब्जॉर्प्शन की बात करें, एब्जॉर्प्शन वैसे तो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन ओरल कैविटी में थोड़ी बहुत कोई ड्रग्स एब्जॉर्ब हो जाती है। स्टमक में थोड़ी बहुत शुगर, वाटर एंड अल्कोहल एब्जॉर्ब होता है। इंटेस्टाइन तो मेन ऑर्गन है ही जहाँ पे सारा फूड एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल। और लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली वाटर, फ्यू मिनरल्स एंड फ्यू ड्रग्स आर एब्जॉर्ब। ठीक है, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। उसके बाद एसिमिलेशन मैंने बताया था, यूटिलाइजेशन ऑफ द एब्जॉर्ब फूड फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी। और उसके बाद मैंने कुछ बीमारियां बताई थी, यही तो अभी बताई है इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, मेरास्मस, क्वाशियोरकर। इसको तो मैं ऊपर से ही चाय बता दूं, विल टेक लेस टाइम। ये क्वाशियोकर में खाली प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, मेरास्मस में प्रोटीन और एनर्जी दोनों की होती है। लेस देन 1 ईयर में होता है, मोर देन 1 ईयर में होता है। इसमें थिन ड्राई स्किन होती है, इसमें इतनी थिन नहीं होती क्योंकि इसमें एनर्जी होती है। और बाकी इन्फ्लेमेशन हो जाता है इंटेस्टाइनल वॉल का बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, वायरस या वर्म्स। जॉन्डिस, येलोइश डिस्कलरेशन बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ वाइल्ड पिगमेंट्स। वॉमिटिंग जो रिवर्स फूड आ जाता है। डायरिया, फिर कॉन्स्टिपेशन, पता ही होगा, इंडाइजेशन। ऊपर देख लें कुछ छूटा तो। टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन अभी मैंने बता दिया। उसके बाद फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड बता दी। कार्बोहाइड्रेट की 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन की भी 4, फैट की 9। उसके बाद ये बताया था मिसल्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स जो बनाते हैं, बाइल बनाता है। और फिर ये काइलोमाइक्रॉन बन जाता है एंड फैट इज एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन थ्रू द लैक्टियल्स प्रेजेंट इन द विलाई। ठीक है, तो ये दिस कंप्लीट्स द टॉपिक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। और बच्चों, अब आप सबको हैप्पी दिवाली। और नेक्स्ट सिस्टम अब हम दिवाली के बाद शुरू करेंगे। थैंक यू बच्चों।